हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ एथिक्स से, और इससे पहले की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं ब्रांचेज ऑफ एथिक्स और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ एथिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटा एथिक्स के बारे में। ठीक है, मेटा एथिक्स है, देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। ठीक है, और अप्लाइड एथिक्स भी है। तो हम इन सारी चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं मेटा एथिक्स क्या है। तो मेटा एथिक्स में हम क्या देखते हैं, जो एथिकल टर्म्स है जैसे कि राइट, रॉन्ग, गुड, ड्यूटी, या इन सारे चीज़ों का हम मीनिंग को समझते हैं, इन सारी चीज़ों के मीनिंग को स्टडी करते हैं। और फोकस किसके ऊपर होता है, नेचर के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर और मीनिंग ऑफ मोरालिटी के ऊपर। तो मेटा एथिक्स में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, मीनिंग देख रहे हैं एथिकल टर्म का, कि क्या क्या इसका मीनिंग है। और इसमें इंक्लूड होता है कॉग्निटिविज्म भी। ठीक है, कॉग्निटिविज्म का कहने का क्या मतलब है कि मोरल स्टेटमेंट दैट हैव, जिसका कि क्या है, ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया कॉग्निटिविज्म। और नॉन कॉग्निटिविज्म भी है इसमें, कि ऐसे मोरल स्टेटमेंट्स जिसमें कि फीलिंग्स हैं। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को। तो हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब मेटा एथिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है कि व्हाट डज रॉन्ग एक्शन एक्चुअली मीन, कि रॉन्ग एक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। गलत है तो अगर हम कह रहे हैं ये चीज़ गलत है तो उसका क्या मतलब है, क्यों गलत है, ये सारी चीज़ें को हम देख रहे हैं। ठीक है, देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम क्या देखते हैं, ये एक तरीके का इंपीरिकल स्टडी है, स्टडी ऑफ हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव। तो इसमें तो हमने पढ़ा सिर्फ टर्म्स के बारे में, उन चीज़ों को क्या गलत है क्या सही है हम इनको देख रहे हैं। और यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि एक्चुअली कैसे लोगों को बिहेव करना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट दे बिहेव अबाउट मोरालिटी, मोरालिटी के टुवर्ड्स उनका क्या जो है बिहेवियर है, उनको एक्चुअली कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में, कंपेयर्स मोरल प्रैक्टिसेस अक्रॉस सोसाइटीज एंड कल्चर्स। तो हर सोसाइटी और कल्चर का जो है मोरल प्रैक्टिसेस को इसमें कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा और डेप्थ में हम चले जाते हैं कि हाउ मैनी पीपल बिलीव हार्मिंग अदर्स इज रॉन्ग। तो इसमें हम और थोड़ा डेप्थ में चले गए कि सिर्फ क्या सही है और क्या गलत है, से आगे चले गए कि कितने लोग ये मान रहे हैं कि दूसरों को जो है हार्म करना गलत है। ठीक है, तो ये हुआ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अब देखते हैं नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है। तो ये जो है लेज डाउन मोरल स्टैंडर्ड्स। तो जो मोरल स्टैंडर्ड्स है ये प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स ही या नॉर्मेटिव एथिक्स ही प्रिस्क्राइब करता है फॉर राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे जो है किसी भी इंसान को एथिकली बिहेव करना चाहिए। इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म है, डिओंटोलॉजी है, वर्च्यू एथिक्स है। ये सारे को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि किसने ये सारी थ्योरीज दी। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या किसी को हार्म करना भी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने देखा कि क्या सही है क्या गलत है, गलत एक्शन होता क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि मतलब कितने लोग जो हैं बिलीव कर रहे हैं कि दूसरों को हार्म पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना गलत है। और अभी हम यहाँ पे नॉर्मेटिव या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या देख रहे हैं कि क्या किसी पर्सन को एक दूसरे को क्या हार्म पहुँचाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर करता है। और अप्लाइड एथिक्स में हम पढ़ते हैं जो अप्लाइड थ्योरीज है हम उनको पढ़ते हैं, जैसे अप्लाइज इथिकल थ्योरीज टू रियल लाइफ डिलेमास जो आते हैं सामने उनके लिए। ठीक है, ये कंसर्न किसके साथ है, विद फील्ड्स लाइक जो मेडिकल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी में है। तो इनमें हम बेसिकली देखते हैं कि हम एथिक्स को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे यूथनेसिया या कैपिटल पनिशमेंट एथिकल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेटा एथिक्स में आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को, एथिक्स क्या है इनको समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में आप बात करते हैं कि कितने लोग जो है मान रहे हैं ऐसा, या सोसाइटी को अक्रॉस सोसाइटीज या कल्चर्स में कंपेयर किया जा रहा है। और नॉर्मेटिव में एक्चुअली बताया जा रहा है कि हाउ वन शुड बिहेव। ठीक है, कैसे एक्ट आपको एथिकली करना चाहिए और किसी को हार्म पहुंचाना गलत है या इस टाइप की चीज़ों को आंसर कौन करता है, तो नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स करता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मेटिव थ्योरीज में देखें तो नॉर्मेटिव थ्योरीज में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ेंगे, वर्च्यू एथिक्स के बारे में, देन डीओंटोलॉजी मीन्स के बारे में। ठीक है, डीओंटोलॉजी किन्होंने दिया है, इमैनुअल कांत ने। एंड वर्च्यू एथिक्स को
दिया है। सॉक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल का काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन है। देन टेलियोलॉजी भी पढ़ेंगे हम, जिसमें कि एंड्स के बारे में बात होगा, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म, तो इसको किसने दिया है? जेएस मिल एंड जेरेमी बेंथम ने, ठीक है। इसमें एक और आता है कॉन्ट्रैक्शनिज्म, ठीक है। हॉब्स, लॉक और रूसो, इन सारे लोगों ने इस थ्योरी को दिया है, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ जस्टिस गिवन बाय जॉन रॉल्स, तो ये सारी चीज़ों को हम जो है डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो अब हम नॉर्मेटिव एथिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका कि यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म जब कहते हैं तो ये कहने का क्या मतलब है? तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है एक तरीके का कंसीक्वेंशियलिज्म है। मीन्स क्या है? परिणाम, अंत के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। तो ये किस बेसिस पे जज करता है कि क्या सही है या क्या गलत है? आउटकम्स की बेसिस पे जज करता है कि आपको एंड में, अंत में क्या प्राप्त हुआ, उसके बेसिस पे जज करता है यूटिलिटेरियनिज्म की क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो मोस्ट इथिकल चॉइस है वो क्या है? इज द वन दैट ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भला हो सके तो वो चीज़ इथिकल है। अगर ऐसे चॉइस आ रहा है, ठीक है, कि एक दो लोगों को नुकसान होगा और 10 लोगों को फ़ायदा होगा, तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या देखेगा कि ज़्यादा लोगों को भलाई कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आउटकम के ऊपर ध्यान जाएगा। इसका कोर फीचर देखें तो फोकस इसका यूटिलिटी के ऊपर है, ठीक है, कि ये यूटिलिटेरियनिज्म का क्या कहना है कि मैक्सिमाइजेज ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलफेयर, ठीक है। इम्पार्शियलिटी इसमें है कि एवरीवन्स हैप्पीनेस इज काउंटेड इक्वली, तो इसमें हम जितने भी लोगों को देख रहे हैं सबको इक्वली जो है हैप्पीनेस मिलना चाहिए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मोरल एक्शन को सोलली जज किया जाएगा कंसिक्वेंसेस के ऊपर, ना कि इंटेंशन के ऊपर, ठीक है। इंटेंशन नहीं देखा जाएगा कि क्या इंटेंशन था, ये देखा जाएगा कि इसका परिणाम क्या हुआ, क्या अंत इसका अच्छा हुआ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिला, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भलाई हुआ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो डैम कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो इसमें कुछ लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, लेकिन मिलियंस लोगों को बेनिफिट होगा, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो इसको क्या माना जा रहा है कि चलो ये सही है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों को तो नुकसान है लेकिन मिलियंस लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है? टैक्स कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रही है रिच के ऊपर, ठीक है, टू फंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, तो ये बेनिफिटिंग पुअर मेजोरिटी। तो ये भी यूटिलिटेरियनिज्म के थ्योरी पे चल रहा है कि अगर एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा रही है ताकि जो है गरीब लोगों को हेल्थ केयर अच्छा मिल सके, ठीक है। देन अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो 4 पेशेंट को बचाना चाहता है कि 4 पेशेंट इसमें जो है बच जाएगा बाय यूजिंग ऑर्गन्स फ्रॉम 1 डाइंग पेशेंट, की एक अगर पेशेंट ऐसा है जो कि एक तरीके से कह रहे हैं कि वो मर रहा है, उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ इसके ऑर्गन्स को ले करके 4 और पेशेंट है जिसको बचाया जा सकता है। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म होगा वो इसको एथिकली परमिसिबल मानेगा, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंडर, और स्ट्रिक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में ये माना जाएगा। तो ये हमने कुछ देखा यूटिलिटेरियनिज्म है क्या। तो बेसिकली क्या है कि अगर कुछ कम लोगों को नुकसान भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा है, इसका आउटकम अगर अच्छा है, तो फिर इसको हम जो है एथिकली करेक्ट मानेंगे। तो इसका कुछ लिमिटेशन है और कुछ क्रिटिसिज्म है, देख लेते हैं। क्वांटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कैन नॉट मेजर हैप्पीनेस और सफरिंग प्रिसाइजली, कि आप जो कह रहे हैं कि ठीक है हम ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं, तो आप हैप्पीनेस और सफरिंग को क्या मेजर कर सकते हैं कि अगर यहाँ 4 ही लोग था लेकिन इन 4 लोग को कितना ज़्यादा दुख हो सकता है, और जो है इस चीज़ से जो सामने लोग हैं उनको कितना खुशी मिल सकता है, तो ये तो आप मेज़र नहीं कर सकते हैं ना। और इसमें और हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है? रिड्यूसेस ह्यूमन इमोशंस टू नंबर, कि हमने ह्यूमन के इमोशंस को नंबर में रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्वांटिफिकेशन का प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जस्टिस और राइट्स को कभी कभी हम देखते हैं कि जस्टिस और राइट भी इग्नोर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि कलेक्टिव बेनिफिट के लिए बहुत सारे लोगों का इंडिविजुअल राइट्स भी तो जा सकता है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे ये भी देखा डैम कंस्ट्रक्शन में, तो जो है कुछ लोगों को अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है तो उसका भी तो अपना इंडिविजुअल राइट्स कुछ था, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ इंडिविजुअल राइट सेक्रीफाइस हो कलेक्टिव बेनिफिट के लिए। इसमें एग्जाम्पल जो हमने देखा कि एक इनोसेंट को जो है हम अगर मार रहे हैं, ठीक है, क्यों, ताकि 5 लोगों का जान बचाया जा सके, तो इसको जस्टिफाई करना ये मोरली प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है कि ठीक है एक का भी तो जान जा रहा है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मोरली प्रॉब्लमेटिक लगता है। और जो यहाँ पे है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है, तो इथिकल इफ आउटकम इज पॉजिटिव इवन इफ द एक्शन इज अनइथिकल, ठीक है। तो हम मान रहे हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन का कहने का मतलब है कि अगर अंत में सब अच्छा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है, तो चाहे रास्ता कुछ भी था, तो रास्ता कुछ भी था, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका रास्ता भी सही होना चाहिए। तो ये वाला प्रॉब्लमेटिक हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि स्टीलिंग फॉर पेरेंट्स ट्रीटमेंट में बी एक्सेप्टेबल इफ इट रिजल्ट्स इन ए ग्रेटर गुड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर जो है किसी का पेरेंट है, कोई बीमार है और वो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, ठीक है, तो वो अगर चुरा के मतलब ट्रीटमेंट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो एक्सेप्टेबल है। स्टीलिंग तो स्टिल क्राइम ही है ना, स्टीलिंग तो बिल्कुल अनएथिकल है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है एंड जस्टिफाई द मीन्स में। अब अनसर्टेनिटी ऑफ कंसिक्वेंसेस, ठीक है, कंसिक्वेंसेस का जो है अनसर्टेनिटी, कंसिक्वेंसेस में जो हम एंड रिजल्ट देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। जो आउटकम्स है वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। अ गुड इंटेंशन में है बैड रिजल्ट्स, और कभी कभी ऐसा भी हमें देखने के लिए मिलता है कि किसी का गुड इंटेंशन है वो बैड रिजल्ट जो है कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो है ये अनइथिकल हुआ, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है जो कंसिक्वेंसेस है उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसमें इथिकल डिसीजंस जो है किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन फ्यूचर स्पेक्यूलेशन नॉट सर्टेनिटी, कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो हमें इतना फायदा होगा, लेकिन अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। और इसमें थिंकर्स कौन है, जेरेमी बेंथम, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इनको माना जाता है। और इनका क्या थ्योरी था कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इज द मेजर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, इनका यही थ्योरी था, ठीक है। देन जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने ऐड किया क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन टू प्लेजर, ये इन्होंने फिर लेटर ऑन क्या ऐड किया, क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो कुछ प्लेजर है वो हाइयर है, ठीक है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल, मोरल और कल्चरल, और ये मोर वैल्यूएबल है देन लोअर। कुछ जो है प्लेजर लोअर है, अगर कोई बॉडीली प्लेजर है, फिजिकल प्लेजर है, तो वो ये लोअर प्लेजर है। तो इन्होंने क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन जो है ऐड किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइयर और लोअर प्लेजर का, ठीक है। इनका सिंपली कहना है कि अगर हम हाईएस्ट जो है हैप्पीनेस देख रहे हैं, ठीक है, और ग्रेटर नंबर को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, अगर हम ये देख रहे हैं, तो इसमें भी हम इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि कुछ जो फ़ायदा है, कुछ जो प्लेजर है वो हाइयर है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, और कुछ लोअर है, ठीक है। तो हाइयर में जैसे कि इंटेलेक्चुअल, मोरल और कल्चरल ये हाइयर प्लेजर है, और बॉडीली, फिजिकल ये सब थोड़ा क्या है, लोअर प्लेजर है। तो ये हमने यूटिलिटेरियनिज्म को देख लिया। देन अब समझते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है, डीओंटोलॉजी को। नॉर्मेटिव एथिक्स में डीओंटोलॉजी को जो है हम समझते हैं, ठीक है। तो डीओंटोलॉजी कहने का क्या मतलब है, डीओंटोलॉजी इज ड्यूटी बेस्ड इथिकल थ्योरी। तो डीओंटोलॉजी क्या है, ड्यूटी बेस्ड इथिकल थ्योरी है, ये ड्यूटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्फेसिस है। तो डीओंटोलॉजी का क्या कहना है कि कुछ एक्शन ऐसा है जो इंट्रिजिंगली राइट है या रॉन्ग है, मतलब कुछ तो ऐसा एक्शन है जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी आए। तो इसमें जो है इम्फेसिस किसके ऊपर दिया गया है, मोरल ऑब्लिगेशन पे, कि जो गलत है सो गलत है, ठीक है, और रूल्स पे, आउटकम्स पे नहीं, ठीक है। आपको अपनी ड्यूटी करना है, आउटकम को नहीं देखना है, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है कि कुछ जो आपको करना है तो वो करना ही है, ठीक है। कोर फीचर अगर हम देखें तो ये एक्शन सेंटर्ड है, एक्शन के ऊपर सेंटर्ड है ये। मॉरलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एक्ट नॉट इट्स रिजल्ट, कि आप जो कर रहे हो वो मीन्स सही होना चाहिए, वो काम सही होना चाहिए, अगर उसका रिजल्ट के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, ठीक है। देन यूनिवर्सल मोरल लॉज,
ये क्या फॉलो करता है कि फॉलो रूल्स दैट शुड अप्लाई टू एवरीवन ऑलवेज, और डीओंटोलॉजी फॉलो करता है ऐसे चीज़ों को जो हर हमेशा ही सही हो। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी सही है तो कल गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। जैसे कि हम ये मानते हैं कि लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, तो ये मतलब झूठ बोलना अगर गलत है तो वो गलत ही है। किसी अच्छे काम के लिए भी आप झूठ बोल रहे हैं तो डीओंटोलॉजी का कहना ये है कि लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं किसी को बचाना फिर भी गलत है, झूठ तो झूठ ही है, ठीक है। तो ये है। देन इसमें क्या बात की जा रही है और कि मोरल ड्यूटी बड़ा है आपके पर्सनल इंक्लिनेशन से, ठीक है। एक्शंस आर राइट इफ डन फ्रॉम अ सेंस ऑफ ड्यूटी नॉट इमोशन, तो अगर आपने वो कोई भी एक्शन किया लेकिन आपने ये सोचा कि ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही है, तो वो सही है। आपके पर्सनल इंक्लिनेशन से बड़ा जो है मोरल ड्यूटी है, ठीक है। और एग्जाम्पल हम अगर देखें तो अगर सिविल सर्वेंट है तो उसको क्या करना चाहिए, मस्ट अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके वजह से हो सकता है कि अगर उसको कुछ अनपॉपुलर आउटकम आ रहा हो फिर भी, या कोई प्रॉब्लम रास्ते में जो कोई बाधा आ रहा है फिर भी उसको करना ही पड़ेगा। तो इस थ्योरी को देने वाले फिलोसोफर कौन है, वो है इमैनुअल कांत, फादर ऑफ डीओंटोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है। उनका कहना ये है कि act only according to that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law। कहने का ये मतलब है कि आपको जो है उसी मैक्सिम के अनुसार रूल रेगुलेशन जो एक यूनिवर्सल है, ठीक है, जो सही है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना जो है चाहिए। मतलब ये ड्यूटी के ऊपर इम्फेसाइज कर रहा है, सिर्फ मीन्स के मतलब मीन्स के ऊपर इम्फेसाइज कर रहा है, एंड के ऊपर नहीं। आपका आउटकम जो भी हो लेकिन जो यूनिवर्सली करेक्ट है, यूनिवर्सल लॉ है, जो सही है उसी को आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इसका कुछ लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं कि यहाँ लेकिन कंसिक्वेंसेस को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो इससे हो सकता है कि अगर आप आउटकम पे ध्यान नहीं देंगे तो हार्मफुल और रिजिड आउटकम आ सकता है, ठीक है। मानते हैं कि इंटेंट जो है नोबल है, जो आप सोच रहे हैं थॉट आपका सही है, लेकिन आउटकम भी तो आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें कि अ डॉक्टर रिस्पेक्टिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी में रिफ्यूज टू रिपोर्ट अ कंटागियस डिजीज, तो अगर ऐसा हुआ, अगर कोई जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि डॉक्टर है तो उसका काम क्या है कि पेशेंट के बारे में वो पूरा जो भी है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेंगे, वो किसी को पेशेंट का इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तो कोई उसको ऐसा बीमारी है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है तो उस टाइम पे तो उसको देना पड़ेगा ना। ऐसा अगर उस टाइम पे भी डॉक्टर अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है तो फिर क्या होगा, फिर तो प्रॉब्लम हो गई सारे लोगों को। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि कंसिक्वेंसेस को बिल्कुल ही इसमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इमोशन को इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि ह्यूमन कंपैशन हो गया, ठीक है, ह्यूमन कंपैशन, रिलेशनशिप्स, कंटेक्स्ट को इसको ओवरलुक किया जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मोरल कन्फ्लिक्ट भी देखने के लिए मिल सकता है, दो ड्यूटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट देखने के लिए कभी कभी मिल सकता है। ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी, ठीक है, कि सही या लॉयल्टी, कहने का क्या मतलब है कि क्या आप ये ट्रूथ भी एक जो है वर्च्यू है, ठीक है, और लॉयल्टी भी एक आपका वैल्यू है, ठीक है, या ड्यूटी कह सकते हैं है। तो आपको क्या करना है, तो फिर इसमें कभी कभी क्या हमको देखने के लिए मिलता है कि हम किसको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। और लेकिन ये थ्योरी जो है कोई भी इस टाइप का रेजोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि अगर दो ड्यूटी कन्फ्लिक्ट में आए तो करना क्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, थ्रेशोल्ड डिओंटोलॉजी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, फॉलो मोरल रूल्स स्ट्रिक्टली, मोरल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी और एक्सट्रीम सिचुएशन ना आ जाए। और अगर कोई इमरजेंसी और एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो उस केस में तब क्या करेंगे, कंसिक्वेंशलिस्ट अप्रोच में तब हम जाएंगे कि अगर दो एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया तो उस टाइम ऐसे तो हम ड्यूटी को ही फॉलो करेंगे क्योंकि ड्यूटी को फॉलो करना सही है, ठीक है, हम मीन्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए तो हम जो है तब एंड को देखेंगे कि अगर दो वैल्यू मेरे सामने टकरा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू से क्या आउटकम आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें हम देख लेते हैं कि अगर फ्री स्पीच क्या है,
एक राइट है, ठीक है। डिओन्टोलॉजी के हिसाब से क्या है कि फ्री स्पीच एक राइट है, लेकिन हेट स्पीच, अगर कोई हेट स्पीच फैला रहा है तो वो तो वायलेंस भी कर सकता है ना। तो इसीलिए थ्रेशोल्ड डिओन्टोलॉजी जो है क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, ताकि जो ठीक है फ्री स्पीच आपके पास है लेकिन आप हेट स्पीच मत फैलाओ, ठीक है। ये भी चीज़ है। तो ये है थ्रेशोल्ड डिओन्टोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सिंपली समझना चाहे यूटिलिटेरियनिज्म और डिओन्टोलॉजी को, तो मोरल बेसिस इसका क्या है, कंसिक्वेंसेस मतलब अंत, परिणाम इसका मोरल बेसिस है। इसका ड्यूटी और रूल्स की, जो ड्यूटी है आपका, जो रूल है आपका, आप उसको निभाओ, वो कर्तव्य को आप फॉलो करो। रोल ऑफ इमोशन अगर देखें तो यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, यहाँ पे रोल ऑफ इमोशन यूजुअली इग्नोर्ड किया जाता है, ठीक है। इमोशन का कोई रोल नहीं है, आपका ड्यूटी है, करते रहो, ठीक है। देन फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो कंसिक्वेंशियलिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी हाई है, इसमें रिजिड है, ये रूल्स के ऊपर बेस है और ये कंटेक्स्ट के ऊपर बेस है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। थिंकर्स का नाम हमने ऑलरेडी देख लिया, इनके थिंकर्स जेरेमी बेंथम और जेएस मील है, और डिओन्टोलॉजी का इमैनुअल कांत, ठीक है। अब एक और जो है हम समझते हैं वर्च्यू एथिक्स को, ठीक है। तो मेटा एथिक्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखते हैं वर्च्यू एथिक्स। तो वर्च्यू एथिक्स का कहने का क्या मतलब है, तो वर्च्यू एथिक्स है कैरेक्टर बेस्ड मोरल थ्योरी, ठीक है। और ये एरिस्टोटल के फिलॉसफी का रूट हम कह सकते हैं, मेन थिंग है कैरेक्टर बेस्ड, ठीक है। कैरेक्टर आपको बिल्ड करना है, इम्फेसिस किसके ऊपर दिया गया है कि आप जो है बिल्ड करो एक मोरल कैरेक्टर ओवर फॉलोइंग रिजिड रूल्स, कि आपका जो है रिजिड रूल्स को फॉलो करो, उससे तो अच्छा है आपके पास एक मोरल, एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। या तो आप कंसिक्वेंसेस को इवेलुएट करो या रिजिड रूल्स को फॉलो करो, उससे बेटर है कि आपका अपना एक मोरल कैरेक्टर हो, ठीक है। इथिकल बिहेवियर जो है क्या होता है, अराइजेस फ्रॉम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग आइडियल वर्चू। तो अगर आप आइडियल वर्चू को प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास जो है इथिकल बिहेवियर अपने आप ही आएगा। जैसे कि आइडियल वर्चूज में क्या क्या आता है, अच्छे अच्छे वर्चूज में जस्टिस आ गया, एम्पैथी आ गया, इंटीग्रिटी, कंपैशन, तो ये सब क्या है, आइडियल वर्चूज हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप अपने आप ही इथिकली बिहेव करेंगे। तो इनका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वर्चुअस पर्सन जो है वो हमेशा जो है सही काम करेगा, ठीक है। वो मोरली अपराइट होगा, मोरली वो हर काम सही करेगा, नॉट जस्ट बिकॉज द एक्ट लीड्स टू गुड्स कंसिक्वेंसेस। और वो इसलिए ये सोच के नहीं कर रहा है कि अगर मैं अच्छा बिहेव कर रहा हूं तो मुझे कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि वो इसलिए कर रहा है कि उसके पास एक जो है स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस वजह से तो वर्च्यू क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट है। यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है कि आप अपने आप को ही, अपने कैरेक्टर को ही ऐसा बनाओ, अपने हैबिट और प्रैक्टिस के थ्रू जो प्रैक्टिस करो, हैबिट करो, और आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, ठीक है, ताकि आप एक वर्चुअस लाइफ को लीड कर सको, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं काफ़ी सारा, जैसे कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने करेज दिखाया, सेल्फलेसनेस दिखाया, अपने ज़िंदगी को भी अब खतरे में डाला और जो है पेशेंट के लिए। तो ये क्या है, एक वर्च्यू बेस्ड एथिक्स है कि उनका मोरल कैरेक्टर इतना स्ट्रांग था। जिनका मोरल कैरेक्टर स्ट्रांग रहेगा वही तो अपनी जान को खतरे में डाल के भी दूसरे के लिए काम करेंगे। तो यहाँ इसमें यही कहा गया कि आप सिर्फ कंसिक्वेंसेस को क्यों देख रहे हो, ठीक है, या आप सिर्फ ड्यूटी के ऊपर क्यों जा रहे हो कि ये मेरी ड्यूटी है, ये करना है। आप अपने आप का एक मोरल कैरेक्टर बनाओ, अपने आप एक अच्छा जो है इथिकल बिहेवियर खुद ब खुद आएगा अगर आप मोरली बिहेव करेंगे तो, ठीक है। अब वर्च्यू और वाइस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो वर्च्यू क्या है, वर्च्यू इज मोरली गुड डिस्पोजिशन। अच्छी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, गुड डिस्पोजिशन को हम कहते हैं वर्च्यू, जैसे ऑनेस्टी, प्रूडेंस, करेज, ये सब। और वाइस क्या है, मोरली बैड डिस्पोजिशन, जिसको हम खराब चीज़ कहते हैं जनरली कि ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि कावर्ड होना, ग्रीड, इनजस्टिस, तो ये सब क्या है, वाइस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये क्या दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है। एम्पैथी क्या है, एक वर्च्यू है, ठीक है, एक गुड डिस्पोजिशन है। लेकिन किसी जो है मेंटल हेल्थ मतलब से कोई पीड़ित है और उसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये क्या दिखा, इनसेंसिटिविटी दिखा रहा है, तो ये वाइस है, ठीक है। तो इथिकल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है पीपल बिकम वर्चुअस बाय प्रैक्टिसिंग वर्च्यू रेगुलरली, कि आप वर्चुअस बनेंगे कैसे, जब आप
प्रैक्टिस करेंगे वर्च्यू को रेगुलरली, मतलब जो गुड डिस्पोजिशन है उसको जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तब आप बनेंगे। जैसे कि मोरल एजुकेशन से आपको अच्छी चीज़ों का पता चलेगा, सेल्फ डिसिप्लिन से, हैबिचुअल एक्शन, कि अगर आप अच्छा चीज़ आपके हैबिट में ही है करना तो आप वो डेफिनेटली करेंगे, आपका एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा। ठीक है, फोकस किसके ऊपर रहेगा? फोकस ऑन बीइंग गुड। ठीक है, नॉट जस्ट डूइंग गुड, सिर्फ अच्छा करो इस पे फोकस नहीं रहेगा, अच्छा बनो। ठीक है, आप अगर अच्छे बनेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ठीक है, देन हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? तो अगर सिविल सर्वेंट है तो उनको इंटीग्रिटी, कंपैशन और प्रूडेंस के साथ काम करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। और वर्च्यू एथिक्स क्या करता है? इनकरेज करता है इथिकल लीडरशिप, ट्रस्ट बिल्डिंग और पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन अब इसका भी कुछ लिमिटेशन है, देख लेते हैं। लैक ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस, तो यहाँ पे हमें लिमिटेशन देखने के लिए मिलता है कि कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है। ठीक है, डजंट ऑलवेज ऑफर क्लियर रूल्स फॉर रिजॉल्विंग डिलेमा, कि यहाँ पे कोई प्रॉपर हमें कोई रूल रेगुलेशन तो देखने के लिए मिल नहीं रहा है। ठीक है, हम मोरल कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं तो इससे अच्छा कैसे क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलेमा को रिजॉल्व करने के लिए इस टाइप का कुछ यहाँ है नहीं रूल रेगुलेशन। जैसे कि इज लाइंग एवर जस्टिफाइड इफ डन टू प्रिवेंट हार्म, तो इस तरीके का भी कोई चीज़ का आंसर यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है कि क्या झूठ अगर हम बोल रहे हैं किसी को बचाने के लिए या कुछ गलत चीज़ों को रोकने के लिए, कोई खतरा को रोकने के लिए, तो क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं, तो इस चीज़ का भी आंसर ये नहीं देता है, कोई स्पेसिफिक गाइडेंस या गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, और डिसएग्रीमेंट ऑन वर्च्यूज, जैसे कि What's considered a virtue may vary across cultures and time, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी जगह पे कंटेक्स्ट बेस्ड होता है एथिक्स, हमने देखा कि इस कल्चर में ये सही है तो ज़रूरी तो नहीं कि दूसरे जगह में, दूसरे कल्चर में ये चीज़ सही होगा। तो डिसएग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है वर्च्यूज़ के बीच में। और यहाँ पे इग्नोर किया गया है कंसिक्वेंसेस को। ठीक है, कि ओवर फोकस किसके ऊपर है? कैरेक्टर के ऊपर है, और ये नेग्लेक्ट कर रहा है आउटकम, आप जो कैरेक्टर बना रहे हैं, जो बिहेव कर रहे हैं, उससे क्या आउटकम आ रहा है उसको नहीं देखा जा रहा है। तो कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं कि वर्च्यू एथिक्स जो है हाईलाइट कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल कैरेक्टर और डेवलप करना इनर क्वालिटीज, अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप करो। ठीक है, ऑफ अ गुड पर्सन। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है एथिकल थ्योरीज के साथ बाय फोकसिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वन आउट टू बी। तो ये किसके ऊपर फोकस करता है कि किस तरह का इंसान आपको होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इस तरीके, ये नहीं कि आपको क्या परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम अप्लाइड एथिक्स जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।